हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब कैटलिस्ट चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेल बायोलॉजी के बारे में, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जनरल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर बात करें तो दो टाइप की सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया था कि इनसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता प्रोकैरियोटिक के केस में। ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या बताया था, न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है न्यूक्लियस के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, और हमने प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल के बारे में डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की आज स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या क्या स्ट्रक्चर है एक यूकैरियोटिक सेल में। जैसे कि हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो एग्जांपल हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है अगर आप 10th लेवल पे हो या आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो 10th का या 12th का, ठीक है, 11th का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें एक फेवरेट क्वेश्चन है कि ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, आइदर प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर है इसमें, क्या क्या पार्ट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ये हम आज जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक अगर यूकैरियोटिक सेल एक देखें आप, तो क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल हो, चाहे हम मैंने आपको चाहे बैक्टीरिया की सेल पढ़ाई हो, चाहे मैंने आपको प्लांट की सेल पढ़ाई हो, चाहे एनिमल की सेल पढ़ाई हो, चाहे कोई भी सेल हो, वो सेल का सबसे पहला एक कोई भी सेल हो उसमें क्या होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी जिसको सेल मेम्ब्रेन या फिर क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होगी सेल की। अगर ये प्लांट की सेल हो जाएगी तो इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज कोई भी सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया की सेल हो, न्यूक्लियर या फिर सॉरी सेल कोई भी हो, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कह रही हूं मैं, सॉरी, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या बैक्टीरिया की सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ये आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी, सेल की, चाहे वो कोई भी सेल हो, ये याद रखिएगा। अब ये डिसाइड होता है कि अगर ये प्लांट की सेल है तो एक और मेम्ब्रेन इसके ऊपर आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने बैक्टीरिया के केस में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक के केस में पढ़ा था कि सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर आती है जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का उसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा और न्यूक्लियस होगा। ये तो बेसिक चीज है ना, न्यूक्लियस, ये तो सारी सेल्स में होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं मैं, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये प्लांट सेल है देन इन दैट केस सेल वॉल विल बी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ सेलुलोज। और दूसरी लेयर क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट। लेकिन एनिमल के केस में या और किसी की सेल में अगर आप बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल हो जाएगी। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलरेडी मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मॉडल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेन कहा है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट ब्राउन। ऑलमोस्ट ऑल सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि सीव ट्यूब्स हो गई, सीव की सेल्स हो गई, फ्लोएम टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं ना सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स। तो सीव सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स में। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसी सेल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ऑल सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ब्रेन ऑफ सेल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेन का है भाई, दिमाग का है। जैसे ह्यूमंस, जब आप ह्यूमन सिस्टम पढ़ते हो, ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हो, तो नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है। ब्रेन क्या कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारे सारे पार्ट्स को, सारी एक्टिविटीज जो हो रही है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। उसी तरीके से सेल का ब्रेन कौन है, सेल का ब्रेन न्यूक्लियस है। ठीक है,
और फिर आता है साइटोप्लाज्म। तो ये 3 पार्ट हैं यूकैरियोटिक सेल की मैं बात कर रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ओके, अब देखिए ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस है। ये क्या है, ये दिस पार्ट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ओके, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ओके, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनलेस, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस है, पहले भी जनरल इंट्रोडक्शन तो दिया ही था कि न्यूक्लियस जो होता है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग का एक्सटेंशन है, ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है आउटर मोस्ट कवरिंग का, ये न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट कवरिंग का, वही क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे पढ़ेंगे कि इसको डिस्कवर किया था पॉर्टर ने। जितने भी डिस्कवरर के नाम है, साइंटिस्ट के नाम है, वो आप जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया था, पॉर्टर ने किया था। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, ठीक है, पढ़ेंगे अभी राइबोसोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। पैलेट्स ग्रैन्यूल, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो RER रफ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और स्मूथ वाला स्मूथ है बिकॉज यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। ये लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, किसमें, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। RER प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। भाई जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, एक फंक्शन तो लिख देना आंख बंद करके कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि राइबोसोम है क्या, प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है। ओके, आगे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में फिर हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और किसमें प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंडो यहाँ पे पूरा एक जनरल यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा है कि दोनों के केस में, प्लांट और एनिमल दोनों के सारे सेल ऑर्गेनेल्स लिखे हैं। फिर लेटर ऑन हम डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा प्लांट में प्रेजेंट है, कौन सा एनिमल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मिलेगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसकी प्रोडक्शन में, एटीपी बनाने में हेल्प करेगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, साइट है रेस्पिरेशन की। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 टाइप के प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। पीसी से ये मत याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, अभी ये 3 टाइप के हैं। आगे देखिए ये किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल एनिमल सेल ये दोनों में प्रेजेंट है। अब देखिए गोल्जी एपरेटस, ये भी दोनों में प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। एनिमल सेल्स में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और प्लांट सेल में सिंपल होता है। और प्लांट सेल में इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, डिक्टियोजोम्स। ये सब अभी हम आगे एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिक्टियोजोम, ठीक है, इसको कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्जी। जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं, साइटोलॉजी में साइंटिस्ट के ही नाम, बहुत सारे नाम है साइंटिस्ट के। रॉबर्ट हुक से स्टार्टिंग हुई थी, और देखो सारे, हर किसी चीज को किसी ने डिस्कवर किया है। भाई अपने आप से तो नहीं डिस्कवरी हुई, किसी ने तो डिस्कवर किया ही है। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस को प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो। राइबोसोम भाई दोनों में क्या, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है चाहे, और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। देखिए प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप और यूकैरियोट में 80S टाइप। अभी इसको पढ़ते हैं आगे डिटेल में। फिर लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग। ये कॉमनली कॉल्ड, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ना, कॉमनली कॉल्ड जो भी हैं ये, कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जरूर पूछता है एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन
बनते हैं सुसाइडल बैग, इसको क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम्स किस में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स, रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं फूड ग्रैन्यूल्स, और यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स में भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स, लार्ज एंड एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और बड़ा होता है, और एनिमल सेल में आइदर प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत छोटा प्रेजेंट होगा, तो ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल, ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ठीक है। मेजर डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल सेल में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल, और आपको अगर रिवीजन करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, पार्ट 5 से पार्ट 8 की, उसमें हमने पूरा सेल मेम्ब्रेन की पूरी स्टडी कर रखी है, ठीक है। तो एवरी लिविंग सेल इज कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक, एवरी लिविंग सेल, जितनी भी लिविंग सेल है भाई वो किससे बनी होगी, अच्छा सेल से। भैया कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर कैरियोम है चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, वो किसका बना होगा भाई, वो सेल का बना होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तब भी तो एक सेल का बना है, सेल का तो बना है, बिना सेल के तो नहीं बन गया। तो कोई भी लिविंग अगर है तो वो किसका बना है, सेल का बना है। तो every living cell is covered by a thin elastic regenerative and selectively permeable membrane called as a plasma membrane। कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, selectively permeable membrane होती है, ठीक है। It is the outermost membrane in animal cell and second layer in plant cells। बताए outermost layer है किसमें, outermost layer in animal, सॉरी ये उल्टा लिख गया, it is the outermost membrane in plant cell होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लांट सेल होगा, एंड सेकेंड लेयर होगा किसमें, एनिमल सेल में। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन किसमें है, नहीं सही तो था, सॉरी हाँ मैंने सेल वॉल समझा, ये सही तो लिखा है, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, एनिमल सेल की तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में ये क्या हो जाती है, सेकेंड लेयर हो जाती है ना, क्योंकि प्लांट सेल में फर्स्ट लेयर कौन सी प्रेजेंट है, प्लांट सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब कि सही है। इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल एंड सेकेंड लेयर इन प्लांट सेल। मेनी मॉडल्स हैड बीन गिवन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बहुत सारे मॉडल आपको पढ़ाए हैं, सैंडविच मॉडल, ट्रायल लैमेलर मॉडल, डेनली डेविसन का मॉडल था ये, ठीक है। रॉबर्टसन का मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, ठीक है। फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आया दैट इज द सिंगर एंड निकोलसन, 1972 में दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, और आज की डेट में हम इसी मॉडल के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये मॉडल क्या कहता था, ये मॉडल ये कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू विच द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड enables the lateral movement of the protein within the overall bilayer। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर कैसी है, बाय लेयर है, किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स पढ़ा रखे हैं, आप इन सेक्शंस में इन पार्ट्स को व्यू करना, आपको इसमें दिएगा डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, गैलेक्टोलिपिड, सल्फोलिपिड्स, ठीक है, टेट्रा ईथर्स लिपिड्स सारे पढ़ा रखे हैं आपको, ईथर लिपिड्स कौन कौन से थे सब पढ़ाए हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि प्रोटीन्स दो टाइप की है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन सब बता रखा है, एग्जांपल के साथ बता रखा है, वहां देखिएगा आप लोग। और कार्बोहाइड्रेट, ट्रेस अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन कोई भी सेल हो उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल है तो ये इसकी सेकेंड लेयर हो जाती है, क्योंकि पहली लेयर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन आप स्टडी कर लीजिएगा। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल भाई किसने ढूंढा था, सेल वॉल, सेल वॉल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक, बहुत फेमस। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं भाई, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के फादर कहते हैं, क्योंकि ही इज द वन हु हैड डिस्कवर्ड द सेल। इन्होंने क्या किया था, कॉर्क लिया था, कॉर्क की स्लाइसेस कट करके उसको किसमें देखा था, माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इनको क्या दिखे, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे थे। ये सब इंट्रोडक्शन की क्लास से बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, इस हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने क्या कहा था, ये जो हॉलो कैविटी है, ये जो हॉलो कैविटी है, इसको इन्होंने बोला कि ये ही है सेल, सेलुलर नाम दिया। उसके बाद लेटर ऑन इसी को क्या कहा गया कि ये क्या है, ईच सेल है। तो इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी, रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की डिस्कवरी करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो सेल वॉल जो है, रॉबर्ट हुक मेड द डिस्कवरी व्हाइल स्टडीइंग द सेल इन द कॉर्क टिश्यू, कॉर्क की टिश्यू में इन्होंने स्टडी किया था, ओके। ऑल प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया,
ध्यान से समझिएगा। ऑल प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में किसका बना है सेल वॉल? सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया पढ़ाया मैंने आपको, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का ही एग्जांपल दिया है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। किसकी बनी होती है सेल वॉल? अगर आपको याद आ रहा होगा तो म्यूकोपेप्टाइड, बताया था आपको कि म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है अमाइनो एसिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड्स, जिसमें मैंने आपको 2 नाम बताए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो बताया था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड में 2 चीजें हो गई भाई, पेप्टाइड, एक हो गया पेप्टाइड और एक हो गया ग्लाइकेंस, ठीक है। ग्लाइकेंस में कौन से 2 नाम बताए थे? नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? किस बॉन्ड से? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताए थे 2 नाम, याद आ रहा होगा, डापा और डायअमीनोपाइमेलिक एसिड और एल लाइसिन, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं साइमल्टेनियसली। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये नहीं कि आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, जो आगे का पढ़ रहे हैं पीछे का भूल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, रिवीजन साथ साथ में करिए, ठीक है। सो प्लांट सेल में किसका बना है सेल वॉल? सेलुलोज का बना है। बैक्टीरिया में आपको ऑलरेडी बता रखी हूँ किसका है, म्यूकोपेप्टाइड, और पेप्टिडोग्लाइकैन भी बोलेंगे इसको, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सर्टेन प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल प्रेजेंट है। सर्टेन प्रोटिस्ट में हैव दिस आउटर मोस्ट लेयर विच इज स्टिफ प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन कैसा है भाई? सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग है। एंड कैसी है? सपोर्टिंग है। नॉन लिविंग है, फ्रीली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल्स जो होते हैं लैक सेल वॉल, पता है आपको एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनन्स मेक अप द सेल वॉल ऑफ एल्गी। जो एल्गी है, एल्गी जो होता है थैलोफाइटा, आप लोगों ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए, 2 सिस्टम 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन है ना। सबसे पहले प्लांट और एनिमेलिया एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टिस ने डिवाइड दिया था, ठीक है। तो प्लांट और एनिमेलिया, उसके बाद मोनारन्स आए, ठीक है। मोनारन्स के बाद प्रोटिस्टा मतलब 2 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 सिस्टम आया, हीकल ने दिया, 4 सिस्टम आया, 5 सिस्टम जब आया तो 5 सिस्टम वाज वेरी एक्सेप्टेड एंड सबसे ज्यादा उसी को माना जाता है। तो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था, या आर.एच. विटेकर ने जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इन्होंने 5 क्लासिफाई किए थे। क्या क्या किए थे? इन्होंने बोला कि पहले मोनारन्स थे, मोनारन्स, ठीक है। दूसरा क्या रखा इन्होंने? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यही तो 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसके बाद लेटर ऑन प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया, प्लांट्स से क्लासिफाई किया गया, ठीक है। थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई आए, फिर ब्रायोफाइट्स आए। थैलोफाइटा की जगह हम ये लिख दें, नाम ही लिख देते हैं, ठीक है। एल्गी और फंजाई, इनको थैलोफाइटा में रखा गया, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एल्गी फंजाई के बाद क्या है? ब्रायोफाइटा है, फिर क्या है? टेरिडोफाइटा है, फिर क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर क्या है? एंजियोस्पर्म्स आए। तो ये क्या थी? क्लासिफिकेशन थी प्लांट्स की। तो ये जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की, उसमें जो ये एल्गी होता है, ये एल्गी जो है वो 3 टाइप के एल्गी, जनरली तो बहुत सारे टाइप के एल्गी हैं, लेकिन जो हम जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें हम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी पढ़ते हैं। तो ये जितनी भी एल्गी हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो अलग अलग कंपोजिशन से होता है, ठीक है। तो जो ग्रीन एल्गी है वो सेलुलोज का बना है, ठीक है। तो सेलुलोज हो गया, ग्लाइलेक्टेन्स, मैनन्स, इन सबसे क्या बनती है? एल्गी की क्या बनती है? सेल वॉल बनती है, ठीक है। एल्गी की सेल वॉल बनती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन हायर प्लांट्स। और जो हायर प्लांट्स होंगे, जो ये हम हायर प्लांट्स में जब जाएं, जैसे हायर प्लांट्स में जैसे एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होंगे, उसमें जो ये सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है।
तो अलग अलग कैटेगरीज, प्लांट्स में भी अलग अलग इसमें अलग अलग सेल वॉल का जो है कंपोजिशन है, ठीक है। ये हम जब पढ़ेंगे आगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ प्रोटीन्स, ग्लूकेन्स एंड काइटिन। फंजाई के केस में किसकी बनी हुई है? काइटिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। हायर प्लांट्स में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये टर्म्स याद रखिएगा कि किसमें किसकी बनी हुई है, ठीक है। सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। ये 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा बता दिया है अभी आपको, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस देखिए अगर सेल वॉल के, तो क्या सेल वॉल का फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड्स शेप। ये क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल एंड फिजिकल डैमेज। इट, अच्छा यही तो शेप प्रोवाइड करेगा। देखिए क्या होगा जब हम आपको मैंने एक्टिव प्रोसेस पढ़ाया था, ठीक है, पैसिव प्रोसेस पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के टर्म्स बताए थे, एक्सऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। फिर मैंने आपको हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताया था, प्लाज्मोलाइज्ड डिप्लाज्मोलाइज्ड सेल्स बताया था। वहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये सेल वॉल, अगर पानी, मैंने बताया था अगर एक्सऑस्मोसिस होता है तो ये क्या होता है कि एक्सऑस्मोसिस अगर हो रही है तो पानी क्या है? बाहर निकल रहा है, ठीक है। पानी सेल से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो सेल स्टार्ट करने लगती है श्रिंक करना, लेकिन सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। कौन सा स्ट्रक्चर? सेल वॉल मेंटेन रखता है। इसलिए सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है? ये शेप ऑफ सेल को प्रिजर्व रखता है, क्योंकि श्रिंक होने के बाद सेल फिर क्या हो जाती है? स्वेल भी कर जाती है, अपने प्रॉपर शेप में आ जाती है। तो ये सेल वॉल की वजह से है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल एंड फिजिकल डैमेज। ये सेल को श्रिंक होने से बचाती है। फ्लैसिडिटी जो हम बात कर रहे थे, सेल को एकदम श्रिंक होने से, या आप कह सकते हो डैमेज होने से, डिस्ट्रॉय होने से क्या करती है? बचाती है। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल से सेल के कनेक्शन में, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी क्या करती है? ये हेल्प करती है, ठीक है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट रहेगी। सेल वॉल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सेल वॉल हम प्लांट सेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सेल से, मान लो ये एक सेल है और इस सेल से दूसरी सेल को कनेक्ट होना है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इस सेल को एक सेल से कनेक्ट करता है। दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है एक सेल को दूसरे सेल से। मतलब एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से किस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है? प्लाज्मोडेस्माटा से। भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म ही सेल का बना हुआ है, तो हर एक सेल आपस में क्या होगी? कनेक्ट होगी। किससे होगी? प्लाज्मोडेस्माटा से होगी। तो सेल से सेल इंटरेक्शन में कौन हेल्प करता है? सेल वॉल हेल्प करती है, ठीक है। सेल वॉल हेल्प करेगी। इट सेंड्स सिग्नल्स टू द सेल इन ऑर्डर टू ग्रो एंड डिवाइड। इट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट टू बी यूज्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। सेल वॉल जो होता है वो प्राइमरी सेल वॉल कितने टाइप के हो सकते हैं? कितना होता है? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, और किसी किसी में क्या प्रेजेंट होता है? टर्शरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो लेयर बनती है वो बनती है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेली सबसे पहले जो बनती है, एक मिनट, कौन सी बनती है? मिडिल लैमेली। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है मिडिल लैमेली, ठीक है। तो कोई भी प्लांट सेल अगर आप देखें, ठीक है, तो सबसे पहले जो लेयर बनेगी वो कौन सी बनती है? मिडिल लैमेली बनती है, ठीक है। और इस मिडिल लैमेली के अराउंड दोनों साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जो मैंने रेड से दिखाया, दिस इज नोन एज अ प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर प्राइमरी के बाद बनेगी कौन सी? ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, और ये जो ग्रीन से है ये मिडिल लैमेला हो गया, और इसके ऊपर प्रेजेंट होती है सेकेंडरी वॉल, ठीक है, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा आप लोगों कि सबसे पहले क्या बनेगा? मिडिल लैमेला बनता है, मिडिल लैमेली बनती है सबसे पहले, फिर प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी, फिर टर्शरी किसी किसी में प्रेजेंट होती है। तो ये सेल वॉल हो गया। अब देखिए सेल वॉल कैसी थी? नॉन लिविंग, और सेल मेम्ब्रेन लिविंग थी। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? नोन एज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जो है वो क्या कहलाता है?
वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म का टर्म कॉइन किया था परकिंजी ने। इसको कहा था कि ये फिजिकल बेसिस है लाइफ की। लिविंग सेल अगर कोई है तो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। So it is a mixture of various organic and inorganic substances that makes up the living nucleus, cytoplasm, plastids and the mitochondria of the cell। तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जिसमें सारे सेल ऑर्गेनील्स हैं प्लस न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और प्रोटोप्लाज्म को हगले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये क्या है, लिविंग सेल कोई है, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। देखिए प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोटोप्लाज्म अ कलेक्टिव टर्म फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। पूरा का पूरा ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्लूड नहीं किया गया है, सेल वॉल को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है और इसमें जो ये न्यूक्लियस है, इस पूरे पार्ट को, अंदर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म भी है और क्या है, न्यूक्लियस भी है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। फिर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म पहले बताया आपको कि जेली लाइक सब्सटेंसेस, जेली लाइक सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स दैट फिल्स ईच सेल एंड इज एनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे एनक्लोज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है। इट फॉर्म्स अबाउट हाफ ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। पूरा जो सेल का जो वॉल्यूम है उसमें हाफ ऑफ द सेल वॉल्यूम क्या है, इसी का बना हुआ है। 90% ऑफ इट इज अ वाटर। इसमें जो 90% है वो वाटर है, 10% क्या है, ये अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इट कंटेन्स आयंस, बायोमोलिक्यूल्स सच एज शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स एंड विटामिन। ये सब साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट है भाई। साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो हर सेल ऑर्गेनल्स का कुछ काम है, हर जो वो काम कर रहे हैं, जो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो एरेना क्या है, एरिया ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है। फिर से आइए, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस, चाहे वो डाइजेशन से लेकर के एक्सक्रीशन तक हो रहा हो, वो सब जो हो रहा है, या रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये सब क्या है, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का एरिया क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म भाई। क्यों क्यों है साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसी के अंदर तो प्रेजेंट हैं सारे के सारे सेल ऑर्गेन्स, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन का साइट है, यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है। यहीं पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर प्लास्टिक्स यहीं पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। तो ये सब सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनिल्स है। गोल्जी एपरेटस सेल पैकेजिंग, सेल ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहा है। तो ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। तो जो मेन एरिया है वो क्या है, साइटोप्लाज्म ही तो है। तो साइटोप्लाज्म में तो सारी चीजें होंगी, एंजाइम्स होंगे, विटामिन होंगे, कैल्शियम आयंस होंगे, बायोमोलिक्यूल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स आर प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, फ्लैजेला, सीलिया, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हम पढ़ते हैं वो सब किसमें प्रेजेंट है भाई, वो सब प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनिल्स बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक में भी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते थे, एब्सेंट होते थे। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, 70s टाइप का, ठीक है। तो अब देखिए प्लाज्मोडेस्माटा अभी बताया आपको, इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, हेल्प इन कम्युनिकेशन ऑफ सेल विद वन अनदर, ठीक है। कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। साइटोसॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोसॉल क्या है, साइटोसॉल द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनीज। भाई ऑर्गेनीज के अलावा अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनीज है। इन सेल ऑर्गेनीज के अलावा ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं साइटोसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोसॉल। पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन द सेल ऑर्गेनीज इज नोन एज अ साइटोसॉल। Functions क्या है, it provides structural support to the cell organelles of the cell, site of metabolic activities, very important। ये साइट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, क्योंकि यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है भाई।
आरएनए सॉरी प्रोटीन यही बन रहा है, प्रोटीन यही बन रहा है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रही है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस, प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन से एंजाइम्स हार्मोन्स बनेंगे, फिर ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होंगी। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसका सेंटर क्या है, वो हो कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पहला लिखा हुआ है वैक्यूल। वैक्यूल की जो लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। लाइसोसोम्स, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है, ये सब हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस, ये दोनों, ये तीनों क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं। मेम्ब्रेन लेस क्या होते हैं, राइबोसोम्स हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गए, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन लेस है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस हो गया, ठीक है। और एक और चीज याद रखिए यहीं पे, ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड तीन आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे नाम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस, यहीं पे याद रखिएगा कि इन तीनों के पास डीएनए प्रेजेंट है भाई। जीनोम, मेन जीनोम इज प्रेजेंट अंडर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मेन जीनोम प्रेजेंट है, ठीक है। मेन जीनोम कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। हमने बताया है आपको, क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम डीएनए आरएनए प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोटिक सेल का कि डीएनए जो है यूकैरियोटिक सेल का, वो हमेशा एसोसिएटेड होता है एक प्रोटीन से, जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। यही चीज डिफरेंस थी किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए तो प्रेजेंट है भाई, जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होगा ही ना, लेकिन वो नेकेड होता है। नेकेड होने का मतलब होता है कि वो एसोसिएट नहीं होता है किसी भी हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो न्यूक्लियस में तो जीनोम प्रेजेंट ही है, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम है ही, मतलब कहने का मतलब है डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, जो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन की केस में क्या है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था ये मॉडल, ये सब पढ़ा है हमने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्लास्टिड्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है डीएनए, क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना खुद का डीएनए, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में तो है ही डीएनए, पर अदर दो सेल ऑर्गेनिल्स जिनके पास खुद का डीएनए वो कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, अरे प्लास्टिड्स, ठीक है। इन दोनों के पास खुद का डीएनए है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल्स, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी एक साथ लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको याद करने में आसानी नहीं। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो होंगे इनको क्या बोलते हैं, सेमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल होती हैं ये, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है भाई, खुद का डीएनए प्रेजेंट है, इसीलिए ये कैसी क्या कहलाती है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल्स कहलाती हैं, सेमी ऑटोनॉमस। अब डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए से आरएनए भी बनेगा, तो आरएनए भी होगा इसमें, राइबोसोम्स तो होंगे ही जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। समझ में आई बात। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं डीएनए को, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा बताया भी आपको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन कहते हैं, ठीक है, जीन कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस क्या हो गया, डबल मेम्ब्रेन के साथ साथ आप ये याद रखिएगा इनके पास क्या है, खुद का डीएनए भी है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इन दोनों को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज के सेक्शन में हमने क्या देखा कि जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल में उसमें क्या क्या प्रेजेंट है भाई, सेल वॉल हो सकती है, क्या हो सकता है, जरा बताइए क्या हो सकता है, सेल वॉल हो सकती है। अगर ये प्लांट की सेल है तो सेल वॉल होगी, तो सेलुलोज की बनी है। बैक्टीरिया है, अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं इसलिए हम बैक्टीरिया की बात नहीं करेंगे अभी, अदरवाइज बैक्टीरिया में भी क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल कैसी है, लिविंग है या नॉन लिविंग है जी, ये तो नॉन लिविंग हो गई। क्या है ये नॉन लिविंग होती है। किसने डिस्कवर किया है इसको, इसको डिस्कवर किया है हमारे फादर ऑफ साइटोलॉजी जिनको कहते हैं रॉबर्ट हुक ने किया था, कॉर्क की टिश्यूज में किया था। किसमें किया था, कॉर्क की टिश्यूज में, रॉबर्ट हुक,
ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की डिस्कवरी करी थी। सेल वॉल नॉन लिविंग है, थिन होती है, ठीक है। और क्या पढ़ा है इसके बारे में कि ये सेलुलोज की बनी हो सकती है, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी हो सकती है, ठीक है, और एल्गी और हायर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा। फिर सेल वॉल के बाद क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन 1972 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, ठीक है, 100% पूछेगा एग्जाम में। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, अच्छा, आउटर मोस्ट लेयर होगी एनिमल सेल की, लेकिन सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होगी प्लांट सेल में। न्यूक्लियस भाई, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सबके डिस्कवरर के नाम आपको एकदम रटे होने चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अच्छा, इसकी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म किसने कॉइन किया था? किसने कॉइन किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म कॉइन करा था? बताइए। नजेली एंड क्रेमर ने किया था। भाई कितने सारे नाम, नजेली एंड क्रेमर ने किया था। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ब्रेन ऑफ सेल कहेंगे, ब्रेन ऑफ सेल। इसी के अंदर प्रेजेंट है क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। किसके बने हैं क्रोमोसोम्स? यूकैरियोटिक की बात कर रही हूँ भाई। डीएनए, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोन प्रोटीन H1, H2 पढ़ा रखा है, H3 और H4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम्स की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर में। न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग पढ़ा भी होगा शायद आपने। न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग में हेल्प करते हैं ये, न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग में हेल्प करते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। ब्रेन ऑफ सेल, क्रोमोसोम्स, आगे डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, डोंट वेरी। अभी न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस के पास एक और चीज होती है, यही थोड़ा सा बताती हूँ आपको ताकि आप आगे याद रखें। न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस है, ये मेम्ब्रेनलेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉन्टेना नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, ठीक है। सो न्यूक्लियस के बाद क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के बाद प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स, बहुत सारी ऑर्गेनील्स। कौन कौन सी? जल्दी से बता दीजिए कौन कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स, फ्लैजिला, सीलिया, ठीक है, सेंट्रोसोम्स, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ग्रैन्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को टुगेदर क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को भाई टुगेदर कहा जाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को टुगेदर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कहेंगे टुगेदर, कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखेगा। आज हमने सबके बारे में, सेल वॉल के बारे में पढ़ा पूरे अच्छे से, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेल वॉल सबसे पहले क्या बनेगी? मिडिल लैमेला बनेगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं है सेल वॉल अभी आपके में, लेकिन आपको इतना पता है कि सबसे पहले क्या बनेगा? मिडिल लैमेला बनेगा। इतना बढ़ा दिया है कि एग्जाम निकल जाएगा आपका। कोई क्वेश्चन अगर इससे आएगा, क्वेश्चन जो है आपका जो भी आएगा वो फंस जाएगा इतने सिलेबस से आपका, ठीक है।
तो सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग का कंपोजिशन है। मेन प्लांट सेल याद रखना है आपको, सेलुलोज, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया है हमने डिटेल में, सेल वॉल हो गया। अब इन सारे सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। ओके, सो आज के सेशन के लिए इतना ही। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।